हेलो बच्चों। तो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री स्टडी कर रहे थे। उसमें एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 7 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, उसमें 7 के 7 एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझाया है। ठीक है, इससे पहले की कुछ वीडियोज में। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 जो है पूरी सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करते हैं। और इसमें एक ही एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 16 क्वेश्चन है। तो हम इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही डीप तरीके से अच्छे से समझेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं एक्सरसाइज 9.1 और सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हेड एक्स डाल देते हैं, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें एक्सरसाइज 9.1 में कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्पल से डायरेक्टली मैच कर जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं और कुछ में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो हम यहाँ पर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम यहाँ पर सारे जितने भी क्वेश्चन 16 दिए गए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर स्टडी करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए, इस क्वेश्चन का फिगर भी आपको बना के दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो फिगर है इसमें कहा है कि सी फिगर 9.11। तो इधर फिगर बना हुआ है तो फिर आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं। जैसा इन्होंने फिगर बनाया है वैसा फिगर ही हम ड्रा करेंगे यहाँ पर। देखिए, कहना क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, इन्होंने बोला क्या है। सबसे पहला स्टेप जो एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने का हमने स्टेप सीखा था कि सबसे पहला स्टेप होता है कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिगर बनाएंगे। ठीक, जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल में बोला गया है, सिर्फ उसको वर्ड प्रॉब्लम यानी पहले लैंग्वेज को, सवाल की लैंग्वेज को अच्छे से समझें और फिर उसके बाद फिगर बनाएं, फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। ठीक, यहां पर एक कोई पोल है, ये बता रहे हैं क्वेश्चन में, और इस पोल से जो है, इस पोल के टॉप से ये रोप जो है यहाँ पर लगाया गया है। ये ग्राउंड लेवल है हमारा, यहाँ पर रोप जो है लगाया गया है, रस्सी। ठीक, और ये हमारे पोल का जो ये पोल हमारा है, इसका पॉइंट जो है ग्राउंड पर ये है। इस पॉइंट का अगर हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी दे दें तो ये सी हो जाएगा। ठीक, इस रोप की लंबाई दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है इस रोप की लंबाई? 20 मीटर दे रखा है। इस रोप की लंबाई दे रखा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो 20 मीटर लॉन्ग रोप, इस रोप की लंबाई, ये रोप है और ये पोल है। रोप को ऐसे टाइट कर दिया गया है, एकदम ग्राउंड से बांध दिया गया है ये। अब इस पे कोई सर्कस वाला जो है, सर्कस आर्टिस्ट है, उस इस पे जो अपना जो भी दिखाना चाह रहा है वो स्टैंड, वो इस पे दिखा रहा है, इस रोप पे। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और यहाँ पर जो एंगल बनाया गया है वो कितना, ये ग्राउंड से 30 डिग्री, यानी जो रोप एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको इस पोल की हाइट यानी बीसी बतानी है। तो इस बीसी को हम एच मान लेते हैं, इस बीसी को हम एच मान लेते हैं। तो इस एच की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही सिंपल है। बीसी हाइट बतानी है, पोल की हाइट बतानी है। कैसे पता करेंगे यहाँ पर? तो देखिए, इस ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में फिगर बन गया है। अब हम देखिए ट्रायंगल एबीसी में, देखिए क्या करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या है, आपको एसी कितनी है, एसी दे रखा है। एसी क्या है, एसी एक पोल है। एसी जो है ये रोप है, एसी पोल नहीं है, एसी रोप है और इसकी लेंथ दे रखे हैं 20 मीटर। ठीक, अच्छा बीसी क्या है, बीसी, तो बीसी हमने माना है एच और बीसी ही पोल है, यही निकालना है। क्या आपको एबी पता है? एबी, एबी नहीं पता है। अच्छा, एबी पता है कि नहीं पता, उससे कोई मतलब भी नहीं है एबी से, तो एबी से हमें कोई मतलब नहीं। अब इस एंगल में, इस ट्रायंगल एबीसी में
हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, अगर आप ये वाला एंगल कंसीडर करोगे तो हमने ये बताया था कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो बीसी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर तो हमें निकालनी है भाई। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हाइट तो हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर तो हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर के साथ में बेस नहीं दे रखा है, तो अभी हम tan थीटा यहाँ लिख दें तो तब तो दिक्कत हो जाएगी। आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक स्टेप में तो आएगा नहीं भाई। tan थीटा लिखोगे तो परपेंडिकुलर और बेस आएगा, बेस दे नहीं रखा है। लेकिन हमें पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। और sin थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा के फॉर्मूले हैं, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को कंसीडर करेंगे sin 30, ठीक है, sin 30 लिखेंगे। sin 30 कितना होगा, sin 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस एंगल को कंसीडर करो तो परपेंडिकुलर ये होगी BC और हाइपोटेन्यूज होगी AC। ठीक, BC कितना है, BC तो हमने H माना है तो H हो गया। AC कितना है, AC आपका 20 है, AC आपका। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। हमने पहले ही बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में आपको ये इनकी वैल्यूज एंगल की और ये फॉर्मूले लगाने आने चाहिए। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 बराबर है H/20 के। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। ठीक, तो 2H = 20, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। ठीक, H की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। यानी हाइट कितनी होगी, इस पोल की हाइट कितनी होगी, इस पोल की हाइट होगी 10 मीटर। यही निकल के आया सब। ठीक, तो ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कि कितना बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही बेसिक से इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक, तो हाइट, ये जो पोल की हाइट होगी वो 10 मीटर होगी। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रखा है इसमें देखते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, बहुत कठिन नहीं है। आपसे बताया गया कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्री है, लगा हुआ है, ये एक ट्री है मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड पे ये ट्री लगा हुआ है, एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे ये ट्री खड़ा हुआ है। ठीक, इस ट्री का जो है पॉइंट यहाँ पर, ये आप इसे ए पॉइंट कह सकते हो। ए पॉइंट पर इसका जो है फुट लेवल है, यानी बॉटम है, यहाँ पर ट्री लगा हुआ है। ठीक, खड़ा हुआ है ऐसे। अब स्टॉर्म आया, मतलब हवा चली और ये ट्री यहां से टूट गया, यहां से मान लो टूट गया ट्री। तो जब ये टूट गया तो टूट के ऐसे ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो गिर गया ऐसे जाके टूट के। ठीक, तो ऊपर वाला पार्ट टूट के गिर गया तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर इस तरह से बन जाएगा कि नहीं, ऐसा ट्री बन जाएगा हमारा कुछ। ऊपर वाला पार्ट जब टूट के गिरेगा तो इस तरह का ट्री हमारा बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, a tree breaks due to the storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. ठीक है, touches the ground and making angle 30 with it, यानी 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर जो है ट्री बना रहा है ग्राउंड से। ठीक, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. यानी फुट ऑफ द ट्री और where the point touches the top of the tree, यानी जो टॉप ऑफ द ट्री यही तो है। अरे भाई ट्री खड़ा था वो गिर गया तो ये टॉप ऑफ द ट्री है, इसको बी पॉइंट कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है टॉप ऑफ द ट्री और फुट ऑफ द ट्री के बीच में, जो जहां पे ये टच किया है, इसके बीच के डिस्टेंस को 8 मीटर बोला है। इसके बीच के डिस्टेंस को कितना बोला, 8 मीटर बोला। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है,
हाइट ऑफ द ट्री आपसे पूछा है कि इस ट्री का ये जो हाइट है वो कितना होगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री यहां पर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, ठीक। फिर से हम इस क्वेश्चन को, इस फिगर को बहुत अच्छे से फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। ये एक पूरा का पूरा पेड़ था, ये जो टूट के गिर गया है स्टॉर्म की वजह से, इधर से स्टॉर्म आया टूट के गिर गया। ये अगर टूट के ना गिरता तो ये भी पेड़ था, पूरा ट्री खड़ा था। स्टॉर्म आया तो यहीं से टूट गया और टूट के गिर गया। मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट से टूट के गिर गया। जब ये पेड़ टूट के गिर गया ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना 30 डिग्री बना। अच्छा, पेड़ का टॉप क्या होगा? पेड़ का टॉप ये होगा भाई, ये पेड़ का टॉप, ये पेड़ पूरा रहा होगा तो पेड़ का टॉप तो यही होगा ना। तो पेड़ का टॉप जो है, ट्री का जो टॉप है जहां पे टच किया है ग्राउंड पे टूटने के बाद, और ट्री का जो बॉटम था यहाँ पर, ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर रखी। इनके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर रखी। जबकि ट्री का टॉप टूटने के बाद जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से वो 30 डिग्री बना रहा है। अब आपसे सवाल क्या किए हैं? फाइंड द, क्या पूछे? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ट्री का हाइट बताओ। क्या होगा ट्री का हाइट बताओ पहले। ऐसे इस फिगर में देखने के बाद तो बता ही जा सकता है कि ट्री का हाइट क्या होगा। तो बिल्कुल बताया जा सकता है, ट्री का हाइट होगा यहां पर ए सी। ट्री का हाइट होगा यहां पर ए सी प्लस बी सी। आपको होगी ये ट्री का हाइट कैसे हो गया? ए सी प्लस बी सी। बिल्कुल ए सी प्लस बी सी होगा ट्री का हाइट। ये ए सी है और ये बी सी है, ठीक, ये ट्री का हाइट होगा। अरे पूरा का पूरा ट्री है तो खड़ा था, टूट के यहां से गिराया था, तो ये भी तो ट्री है। ट्री का हाइट पूछा ना, तो ये ट्री, ये लेंथ और ये लेंथ है, ये टोटल ट्री होगा ना। तो एसी, ये एसी है और ये बीसी है, तो ट्री का हाइट ये होगा, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्री। कैसे सॉल्व करेंगे? एसी प्लस बीसी को, समझ में आ गया होगा आई होप सवाल। अब चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो इस एंगल को हमें कंसीडर करना है। अगर आपको ये एंगल कंसीडर करना है तो सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और ये हाइपोटेनस स्लैंट साइड, स्लैंट लाइन जो होता है हमेशा हाइपोटेनस होता है। बेस आपको दे रखा है तो आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ना तो आपको परपेंडिकुलर पता है ना तो आपको हाइपोटेनस पता है, आपको सिर्फ बेस पता है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर लगाएंगे tan का फॉर्मूला, ठीक। tan 30 कितना होता है इस ट्रायंगल में? ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी tan 30 लिखते हैं। tan 30 क्या होगा? tan 30 इस एंगल को ऑब्जर्व करोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एसी, और बेस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin cos tan। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया एसी और बेस हो गया एबी। एसी कितना है नहीं पता, एबी कितना है? एबी 8 है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। एसी अपॉन 8, तो एसी कितना आ गया? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, तो एसी कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से √3 एसी इज इक्वल टू 8। तो एसी यहां से आया 8/√3, ये आया ना, एसी यहां से आया 8/√3, ठीक। एसी का वैल्यू कितना सॉल्व हो गया? एसी का 8/√3, ये सॉल्व हो गया आया, ठीक है। एसी आ गया हमारा 8/√3। अब हम इसी ट्रायंगल के अंदर ये वाला निकालते हैं, जिसमें एक एसी तो सॉल्व हो गया। अब हमें बीसी सॉल्व करना है। बीसी सॉल्व करना जबकि पता है तो बेस और हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस किसमें आ रहा है? कॉस के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हम cos 30 का फॉर्मूला लिखेंगे। cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये एंगल कंसीडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर साइड सामने वाली होगी, तो बेस ये हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस हो गया, BC आपका हाइपोटेनस हो जाएगा BC। AB कितना है? 8 है। तो AB 8 ही है ना, AB 8 है। और बेस जो BC है, हाइपोटेनस जो BC है उसको पता नहीं है बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है। अच्छा, cos 30 का तो वैल्यू पता होगा, √3/2। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ये टेबल याद होनी चाहिए हमें, अगर नहीं याद है तो फिर तब प्रॉब्लम होगी इन तरह के सवालों को सॉल्व करने में। 8/BC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कैसे आएगा ये? तो आप BC अगर लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3BC इज इक्वल टू 16, 8 2 16 और BC √3। तो BC कितना आ गया यहाँ से? तो यहाँ से BC आ गया
16/√3, 16/√3। ये आपका BC सॉल्व हो के आ गया, ये आपका AC सॉल्व हो के आ गया। हाइट ट्री की क्या होगी, तो ट्री की हाइट होगी AC प्लस BC। भाई ये देखो AC प्लस BC, तो AC आप कितना है, AC है 8/√3, तो AC है 8/√3 प्लस BC कितना है, तो BC है 16/√3, तो 16/√3। ठीक, तो यहां से कितना आ गया 8 16 24/√3। ठीक, √3 हर बराबर है तो मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही डायरेक्टली ऐड करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट से मल्टीप्लाई करने से फायदा ये हुआ कि ये जो है √3 इंटू √3 ये 3 हो गया पूरा। ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो 24 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 24 8√3। हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई, हाइट ऑफ द ट्री आ गई 8√3। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया, हाइट ऑफ द ट्री 8√3 हो गया। ठीक, 8√3 कैंसिल करके ये आएगा 8√3। ये टोटल हाइट होगी AC और BC, दोनों को जब ऐड करोगे 8/√3 प्लस 16/√3। ठीक, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा 8√3 आफ्टर रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये होगी हमारे ट्री की हाइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या दे रखा है इसमें, सॉल्व करते हैं इसको। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. Okay. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? Okay. देखिए सबसे बहुत सिंपल सी बात है कि सवाल को बहुत ही अच्छे से समझा जाए। जब तक सवाल अच्छे से समझा नहीं जाएगा तब तक फिगर बन नहीं पाएगा और सवाल हो नहीं पाएगा। तो सवाल को पहले तो लैंग्वेज को समझना है, फिर फिगर को बनाना है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा कि पार्क में हम जो है जो स्लाइड करने वाला होता है बच्चों के लिए वो हम बनाएंगे। 2 स्लाइड्स बनाई जाएंगी, एक तो उन बच्चों के लिए जो 5 साल से कम के हैं बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, और एक उन बच्चों के लिए जो 5 साल से बड़े हैं यानी एल्डर चिल्ड्रंस के लिए। लेकिन दोनों ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस के लिए जो स्लाइड्स बनेंगी वो अलग अलग तरह की बनेंगी। तो 5 साल से कम बच्चों के लिए जो स्लाइड्स बनी है वो ऐसे बनी है जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ये पार्क है हमारा, तो उनके लिए स्लाइड्स बनी है कि ये 1.5 मीटर ग्राउंड लेवल से लिए हैं 1.5 मीटर, और ये ऐसा स्लाइड बना दिए खिसकने वाला, स्लाइड करने वाला। ठीक, जो कि एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, फॉर 5 वालों के लिए एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री रखा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो है ये 1.5 मीटर ना होके ये 3 मीटर कर दी है। एल्डर चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड्स के लिए ये जो टॉप ऑफ द स्लाइड है वो 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। और ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से कितना एंगल है, 60 डिग्री है एंगल, ये एंगल 60 डिग्री है। ओके, फिर इसमें जो है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपसे पूछा है इस केस में केस नंबर 1 ये है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। दोनों केस में आपको पूछा यह है कि स्लाइड का लेंथ बताओ, यानी ये जो स्लाइड है ये वाला और ये जो स्लाइड है इसका लेंथ बताओ दोनों केस में। बहुत सिंपल है, आप इसको नाम नेम कर दो ABC PQR। दोनों केस में हम स्लाइड का लेंथ बताएंगे। इस केस में जो स्लाइड का लेंथ है वो कितना है, AC है, यानी हमें AC बताना है इस केस में।
इस केस में जो स्लाइड का लेंथ है, जो स्लाइड लाइन है भाई, ये स्लाइड है, स्लाइड करने वाला है, ये हाइट है, ठीक। तो इस केस में जो है पी आर है, पी आर है स्लाइड की लेंथ, यानी इस केस में पी आर की लेंथ बतानी, इस केस में एसी की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो चलिए एबीसी ट्रायंगल चलते हैं, एबीसी ट्रायंगल में चलते हैं, बात करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल एबीसी में tan 30 लगाते हैं। tan 30 से क्या होगा, tan 30 से जब इस ट्रायंगल की बात करोगे, इस एंगल की बात करोगे, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 1.5 मीटर दे रखी है, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस आ जाएगा, लेकिन बेस से तो हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये तो पूछा नहीं कि जो स्लाइड है, स्लाइड का जो लोअर पॉइंट है बॉटम वाला, और जो पोल का जो पॉइंट है बॉटम वाला, जो लेंथ का, उसके बीच की डिस्टेंस निकालो, ऐसा कोई सवाल तो है नहीं। तो हम इसे बीसी का क्या करेंगे, बीसी का कोई मतलब नहीं बनता, बीसी का कोई मतलब नहीं बनता, इसका मतलब हाँ यहाँ पर tan थीटा हम नहीं लगाएंगे। देखिए हम क्यों इस बात पर फोकस करते हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा या कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये आपको ऐसा पता चलेगा कि क्या चीज हमें दे रखी है और क्या चीज हमें निकालनी है। हमें परपेंडिकुलर इस एंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर दे रखा है और हमसे हाइपोटेन्यूज एसी पूछा है, तो हम क्यों बेस में जाएं, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जिसमें आता हो वही फॉर्मूला हम लगाएं, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में साइन में आता है, तो हम sin 30 वाला फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, साइन वाला लगाते हैं। साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर एंगल है 30, तो sin 30 कितना हो गया, sin 30 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी कितने हैं, ए बी 1.5 मीटर है, और हाइपोटेन्यूज जो ए सी है वो तो निकालनी है हमें। sin 30 की वैल्यू पता है, सबको पता है 1/2 होती है, 1.5 और ये ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी कितना आ गया 3 मीटर, ए सी आ गया आपका 3 मीटर, तो 25 10 2 कर दो 3, तो एसी कितना गया 3 मीटर, यानी पहले केस में जो है कितनी होगी लेंथ, एसी 3 मीटर होगी, पहले केस में 3 मीटर होगी, स्लाइड की लेंथ पहले केस में कितनी होगी 3 मीटर, पहला आंसर आपका। दूसरे केस में पूछा है वही सवाल, बिल्कुल वही सवाल, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए sin 60 लिखेंगे, यानी इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यह हाइपोटेन्यूज हमेशा होती है, sin 60 कितना होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर, पी क्यू कितना है 3 मीटर है, और पी आर कितना है, पी आर है लिखा है ये, तो पी आर तो निकालना है, पी आर sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये 3 पी आर। अब पी आर यहां से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते, बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इस सवाल को यहां पे लिखते हैं, √3/2 और 3/PR, ये लिखा है ना, यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 × PR इज इक्वल टू 3 2 6, तो PR यहां से कितना आ गया, PR बराबर आ गया 6/√3, PR आ गया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से रैशनलाइज कर देते हैं, तो देखो 3 से ये √3 × 3 हो जाएगा, क्या जाएगा 6 × √3 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6 तो 2√3 आ जाएगा। तो PR की लेंथ कितनी आ गई, PR की लेंथ आ गई 2 × √3, तो ये वाली PR की लेंथ कितनी होगी 2 × √3 मीटर। यानी इस केस में जो केस नंबर 2 है, इस केस में जो PR यानी स्लाइड की लेंथ होगी 2√3, और केस नंबर 1 में जो स्लाइड की लेंथ होगी वो 3 मीटर होगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। दोनों केस है, दोनों केस में आपसे पूछा था ये स्लाइड की लेंथ क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टर ने ये स्लाइड को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और इन दोनों केस में जो है स्पेसिफिक एंगल आपको 30 और 60 और ये इसकी जो हाइट है दे रखी है, और आपसे स्लाइड की लेंथ पूछा था, तो पहले केस में जो स्लाइड की लेंथ होगी वो 3 मीटर होगी, और दूसरे केस में जो स्लाइड की लेंथ PR होगी वो 2√3 मीटर होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। जो चीज यहाँ पर आपको लगानी है
वही चीज आपको इस ट्रायंगल में भी लगानी थी, क्योंकि जो चीज इस ट्रायंगल में निकालनी है इस केस में निकालनी है, वही चीज इस केस में निकालनी है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस करना था आपको, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत सरल है, आप भी अटेम्प्ट ले सकते हो देखने से पहले वीडियो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इसमें क्या बताया है कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक, यहां पर टावर लगा हुआ है, ये टावर है, टावर का नाम हम ए बी कह देते हैं। ये टॉप ऑफ द टावर या फुट ऑफ द टावर है। इससे 30 मीटर दूरी पर एक पॉइंट लिया गया, 30 मीटर दूरी पर, कितना, सी पॉइंट हमने लिया, इससे कितना था, 30 मीटर की दूरी पर। और टॉप ऑफ द टावर पर इस पॉइंट से जब हमने एंगल ड्रा किया, यानी यहां से ड्रा किया, जब टॉप ऑफ द टावर पर यहां से एंगल ड्रा किया तो ये एंगल कितना बना, 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो वही चीज यहां पर बताया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ओके, फिर उसके बाद है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से जो कि 30 मीटर अवे है। ओके, फिर उसके बाद इस 30 डिग्री एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की ये हाइट ए बी आपको बतानी थी। ए बी पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस हाइट को हम हाइट ऑफ द टावर यानी एच मान लेते हैं। तो एच ये निकालनी है आपको, ए बी निकालनी है। ट्रायंगल ए बी सी में आपको क्या चीज दे रखी है, क्या निकालनी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो ट्रायंगल ए बी सी में क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अगर इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर निकालना है, आपसे पूछा है परपेंडिकुलर, और आपको बेस दे रखा है, हाइपोटेनस नहीं, बेस दे रखा है। और परपेंडिकुलर और बेस आते हैं tan, तो फिर हम क्या लिखेंगे एबीसी ट्रायंगल में, tan 30 लिखेंगे। tan 30 होता है परपेंडिकुलर यानी ए बी, और बेस BC हो जाएगा। ए बी कितना है, ए बी के दे रखा, नहीं दे रखा, एच माना है हमने ए बी को, ठीक। BC तो पता है, BC कितना है, 30 डिग्री, 30 मीटर, BC 30 मीटर। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ये h/30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो √3h इज इक्वल्स टू 30। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 30/√3। रेशनलाइज कर देंगे √3 से। अब आप सोच रहे हो कि रेशनलाइज काहे कर देते, अरे रेशनलाइज कर देते हैं, आंसर अच्छा लगता है देखने। 30 यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 हो जाएगा नीचे, और ऊपर 30 इंटू √3, 30 इंटू √3, 3 हो जाए 3, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो 10√3 आएगा। तो हाइट कितनी आ गई टावर की, 10√3। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर, 10√3 मीटर। 10√3 मीटर जो होगी वो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर होगी, और टावर की हाइट जो ए बी है वो कितनी है, 10√3। यही हमसे पूछा था। तो आई होप हमने आपसे पहले बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप भी सॉल्व कर सकते थे ये क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए सॉल्व करते हैं। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string
with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is a no slack in the string. सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे और ये देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से क्या है कि एक ऐसा पॉइंट है ग्राउंड लेवल पर जहां पर जो काइट फ्लाई कर रही है उस धागे को यहाँ पर बांधा गया है, यानी जो थ्रेड है जिससे काइट फ्लाई कर रही है उस थ्रेड को यहाँ पर टाइट कर दिया गया है और थ्रेड को टाइट कर दिया गया और मान लीजिए काइट यहाँ पर फ्लाई कर रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर फ्लाई कर रही है काइट, ठीक, थ्रेड को यहाँ टाइट किया गया है। ये जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यही तो है 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। और जो काइट फ्लाई कर रही है तो ग्राउंड से देखा जाए तो ग्राउंड से इसका हाइट है 60 मीटर, ग्राउंड से इसका हाइट है जो फ्लाई कर रही है वो ग्राउंड से कितना हाइट है 60 मीटर ग्राउंड से इसका हाइट है, ठीक है 60 मीटर पर फ्लाई कर रही काइट ग्राउंड से अगर देखा जाए तो अगर ये पॉइंट ए है और इसे अगर हम बी कह लें तो ये सी है और यहां से जो है फ्लाई कर रही है काइट 60 मीटर पर फ्लाई कर रही है, ठीक, ये जो 60 मीटर पे यहां पर काइट फ्लाई कर रही है, एंगल जो है 60 डिग्री बना रही है, कोई स्लैक नहीं है, मतलब कोई ढीला धागा जो है थ्रेड में कोई ढिलाव नहीं है। तो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ आपको बताना है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, ये होगा लेंथ का स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ क्या है इस समय, तो ये AC है स्ट्रिंग का लेंथ। फिर से हम एक बार सवाल को पढ़ के समझाते हैं क्योंकि सवाल हमें समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. हमने C पॉइंट को काइट माना है, ठीक है, C जो है ये काइट है। अब इन्होंने कहा कि a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ये ग्राउंड है, B पॉइंट ग्राउंड पे है और B पॉइंट से C पॉइंट जो है देखो 60 मीटर मान लिया कि नहीं हमने, 60 मीटर पे काइट फ्लाई कर रही है ग्राउंड से, ठीक। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. जो काइट से जो स्ट्रिंग है जो अटैच्ड है वो ग्राउंड से अटैच्ड है और वो एक ऐसे पॉइंट टेम्परेरी पॉइंट से जहां से देखो बताया है कि 60 द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जहां पे वो एंगल 60 डिग्री बना रही है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ बताओ, यानी इसका AC का लेंथ पूछा गया है, स्ट्रिंग AC तो होगी, तो आपसे फाइनली AC का लेंथ पूछा गया है। ट्रायंगल ABC में देखते हैं सबसे पहले, ये ट्रायंगल ABC आपसे पूछा है हाइपोटेन्यूज, आपको दे रखा है परपेंडिकुलर, अगर एंगल 60 को ऑब्जर्व कर रहे हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कहां आते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं साइन के फॉर्मूले में, तो फिर साइन आप लगा दो यहाँ पे, साइन 60 लिखो सबसे पहले। साइन 60 क्या होगा, साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी BC अपन हाइपोटेन्यूज यानी AC। BC कितना है 60 मीटर, BC दे रखा है, AC कितना है AC पता नहीं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 60 अपॉन AC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से तो AC कितना आ जाएगा, अरे √3 AC इज इक्वल टू 120, 60 दूनी 120, 62 जा 120, तो AC यहां से कितना निकल के आया 120 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई ये रेशनलाइज कर देंगे √3 से, तो 120 √3 और ये √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 4 या 12, 40 √3, 40 √3, तो यानी AC कितने आ गई, AC 40 √3 आ गई AC, ठीक है 40 √3, यानी हाइट ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होगी 40 √3, ये आपका आंसर होगा। देखा कितना सरल सवाल है, फिगर बनने और थ्योरी को समझने के बाद सरल है, उससे पहले नहीं सरल है। जब फिगर बन गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तब ये सरल बना जाके, ठीक है। क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस के जो एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो सरल ही होते हैं। सरल तब होते हैं जब आपको फिगर बनाना आ जाए और क्वेश्चंस को समझना आ जाए। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है बच्चे इसमें, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, a 1.5 meter
tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degrees as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए क्वेश्चंस का पहले समझते हैं क्वेश्चंस क्या बता रहा है। पहले फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। एक बिल्डिंग है, सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जितने भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री यानी इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं सब ग्राउंड लेवल पहले बना देते हैं। तो पहले तो ग्राउंड लेवल होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर एक 30 मीटर की टाल बिल्डिंग हमने बना दी। ये 30 मीटर की टाल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है और ये बॉटम पॉइंट है। ये ए है, ये बी है, ये बिल्डिंग है टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट बिल्डिंग का। और इसके सामने जस्ट थोड़ी दूर पर एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ, जिसका हाइट कितना है, इस पॉइंट पर खड़ा है, जिसका हाइट कितना है, CD है। CD हम कह रहे हैं हाइट है यहां पर, ठीक। थर्टी मीटर tall building, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 as he walked towards the building. Okay. तो आप देखो ये अगर ये इसका हाइट कितना 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इसका हाइट है 1.5 मीटर और इस बिल्डिंग का हाइट भी बता रखे हैं, इस बिल्डिंग का हाइट भी बता रखे हैं 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर, ओके, और ये इसका हाइट है 1.5 मीटर, ठीक। अब ये अगर इसका ये अपनी आई से इस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। भाई हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखा ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर ये अपनी आई से बिल्डिंग के बॉटम को देखता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता। क्यों? हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ देखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। तो इस टाइम अगर वो देख रहा है इस कंडीशन में, अभी इस कंडीशन में अगर वो देख रहा है, अभी ये चलना शुरू नहीं किया, इस कंडीशन में बिल्डिंग के जब टॉप को देख रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, तो पहले हम बनाते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन किस कैसे ड्रा करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल से ड्रा करेंगे हम। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से ड्रा करेंगे, ये हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अब ये कितना दे रखा है, अभी ये ड्रा करने की जरूरत नहीं है, बस ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, कुछ दे रखा है, ठीक है, लेकिन हम ड्रा नहीं कर रहे। कुछ दूरी पर मान लेते हैं कि ये वॉक करता है, वॉक करते करते क्या करता है, ये यहां आ जाता है, वॉक करते करते जो है यहां पर आ जाता है चलते चलते, ठीक। अब यहां से जो है पॉइंट P मान लेते हैं, यहां से जब इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, बिल्कुल यहां भी बनेगा। यहां भी जब बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि हॉरिजॉन्टल से बनेगा, तो ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल से। यही डी पॉइंट मूव करके P बना है, ठीक है। अच्छा कोई बात, ये P को हम नहीं इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये जो बॉय है ये चल के CD बॉय यहां तक चल के आया है और अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां से हॉरिजॉन्टल से ये कुछ बना है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ था, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी हम ये चीज नहीं बता रहे हैं, ठीक। कुछ डिस्टेंस चल के आया है, कितना चल के आया है नहीं पता हमें, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये CD था तो ये रहेगा तो CD, भाई ये बॉय था CD नाम था इसका, तो ये रहेगा तो CD, लेकिन पहले यहां पर था अब ये यहां पर है, तो कितना चल के गया है, तो इतना चल के गया है। ये देखो ये कितना है नहीं पता, तो x कह लेते हैं यहां, भाई ये कितना है नहीं पता तो ये x कह लेते हैं हम, ठीक। अगर हम नेम में चेंज करेंगे तब लिखना आसान रहेगा, नहीं तो C ऐसे मैच कर जाएगा तो डिस्टेंस निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए हमने नेमिंग को चेंज किया था, ठीक है। तो इसको हम PQ ही रखते हैं, इसको PQ ही रखते हैं, ठीक। ये चलने के बाद PQ हो गया, तो डिस्टेंस C और Q इतना चला है, CQ की डिस्टेंस कितनी है, ये x है, ठीक, ये x है। इसी को हमसे पूछा गया है
हालांकि पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें बताया है वो 30 था और अब 60 हो गया। तो पहली कंडीशन में जब यहां पर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था और अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया। एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें यही निकालनी है कि बिल्डिंग की तरफ जो डिस्टेंस ये चला है वो कितना डिस्टेंस चला है, यानी एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। सवाल को फिर से एक बार हम समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या बताया इसमें, एक 30 मीटर की टाल बिल्डिंग है, इसके सामने एक 1.5 मीटर का टाल बॉय खड़ा हुआ है सामने सीढ़ी, ठीक। ये जो है इस टॉल बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट को जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। थोड़ी दूर तक ये जब ट्रेवल करता है, चलता है, एक्स डिस्टेंस PQ पर पहुंचता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जाता है। उस केस में आपसे बताया तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जाता है। तो पूछा है कि कितना चला है, सवाल सिर्फ इतना है, बस आपसे पूछा है कितना चला है, सवाल सिर्फ इतना ही फाइंड करना है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की तरफ जो डिस्टेंस इसने वॉक किया वो कितना है। तो हमने कहा x वॉक किया है तो x की ही वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर इस लाइन को सीधे मैच कराते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं पूरा। आप एक चीज देखो कि इसकी हाइट कितनी है, इस बॉय की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है इस बॉय की हाइट, 1.5 मीटर इस बॉय की हाइट है। और इसको हॉरिजॉन्टल लेवल से ऐसे लेके गए हो तो जितनी हाइट इस बॉय की है, जितनी हाइट इस बॉय की है उतनी हाइट तो ये भी होगी 1.5 मीटर, यानी ये जो पॉइंट होगा ये 1.5 मीटर होगा। टोटल हाइट कितनी है 30 मीटर। 1.5 को अगर माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, ये पॉइंट R है तो ये जो AR है ये कितना बनेगा, ये 28.5 बनेगा। 0.5 लिया 29 30, ठीक। तो भाई टोटल हाइट 30 मीटर दे रखा था, 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, भाई हमें इतना चाहिए ना। ट्रायंगल सिर्फ यहीं पे तो बनेगा, देखेगा तो यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें ये हाइट नहीं चाहिए। ये हाइट वाइज पहले से है, ये हाइट इतनी हाइट अगर हम हॉरिजॉन्टली ड्रा करेंगे इसके पैरेलल तो ये भी तो 1.5 मीटर आएगी। अगर 1.5 मीटर की होगी और टोटल हाइट 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो 28.5 आएगी। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्यों माइनस किया, इसलिए माइनस किया क्योंकि हमें ये ट्रायंगल इस तरह के ट्रायंगल में ऑब्जर्वेशन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे ट्रायंगल ADR, ट्रायंगल में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल ADR ट्रायंगल में क्या होगा, ADR ट्रायंगल में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये हमें लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है हमें। तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी XCQ निकालनी है। तो पूरी में से लेंथ में से ये पूरा माइनस कर देंगे, निकल आएगा। भाई पूरा लेंथ जो है, पूरा लेंथ में से इतना माइनस कर दें तो ये लेंथ अपने आप निकल आएगा। पूरा कितना है BC में से अगर हम BC निकाल लें और BC में से अगर हम BQ माइनस कर दें, BC में से अगर हम BQ माइनस कर दें, BC यानी पूरा लेंथ है BC में से BQ माइनस कर दे तो ये x आ जाएगा, कितना आ जाएगा CQ निकल आएगा ये, ठीक है। यही हमें मतलब बेसिकली फाइनली यही हमें चाहिए, ठीक है। BC चाहिए हमें ये BC चाहिए, हमें ये BQ चाहिए। तो सबसे पहले हम ADR ट्रायंगल में हमने क्या किया, इस एंगल को ऑब्जर्व किया। तो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और ये पूरी क्या होगी, बेस होगी, ठीक। हाइपोटेन्यूज ये वाला हो गया इस बार क्योंकि ट्रायंगल ADR ले रहे हैं, ठीक। तो ट्रायंगल ADR में tan थीटा लिखते हैं, tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी AR, ठीक है, परपेंडिकुलर AR और बेस कितना हो जाएगा DR, ठीक। ये DR हो जाएगा बेस, तो DR AR कितना है, AR है 28.5। भाई सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है 28.5, यही एंगल बन रहा है तो यही तो लेंगे 28.5 AR है। DR कितना है, DR आपसे पूछा जा रहा है कितना है DR हमको नहीं पता, लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि DR हमें नहीं पता, लेकिन DR जो है BC के बराबर है। DR जो है वो BC के बराबर है क्योंकि देखिए DR ये है, DR ये है और BC ये है। तो DR जितने बड़ा होगा BC भी तो वही होगा क्योंकि इसके पैरेलल है, ठीक। तो DR की जगह आप BC लिख सकते हो, तो DR की जगह हम BC लिख सकते हैं।
tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई? tan 30 1/√3 होता है, 28.5 डिवाइडेड बाई BC। तो BC यहां से कितना आया सॉल्व होके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो BC आया 28.5 इंटू √3। ये BC सॉल्व हो गया है, ठीक। BC सॉल्व होके कितना आया? 28.5 इंटू √3। BC आपको पता होगा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि DR और BC बराबर हैं। DR और BC बराबर हैं, इसलिए DR की जगह BC लिख सकते हैं, ठीक। अब ट्रायंगल, एक दूसरे ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करते हैं, ट्रायंगल APR। इन ट्रायंगल APR ट्रायंगल में देखिए क्या होता है, इसमें हम tan 60 लगाते हैं, tan 30 लगाते हैं, tan 60, क्योंकि एंगल ये 60 है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी परपेंडिकुलर, यानी APR में परपेंडिकुलर होगी AR, और बेस क्या होगा? PR। लेकिन इस ट्रायंगल में एक चीज आप देखो कि PR, ये जो PR है ये BQ के बराबर है, BQ के बराबर है। तो PR अगर इस ट्रायंगल में PR BQ के बराबर है, PR BQ के बराबर है, तो PR की जगह BQ रख सकते हैं। AR तो हमें पता ही, AR तो है 28.5 है AR, और PR की जगह BQ रख सकते हो, BQ रख सकते हो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, √3 डिवाइडेड बाई √3 25.5 डिवाइडेड बाई BQ। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BQ कितना आएगा? BQ कितना आएगा यहां से? BQ हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ये आपका BQ सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक। और आपका यहां पर BC है, BC कितना सॉल्व हो गया है? 28.5 इंटू √3, और BQ आया है 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ठीक। अच्छा, कितना डिस्टेंस चला है? तो चला डिस्टेंस है CQ चला है ना, और CQ यानी डिस्टेंस CQ बराबर कितना होगा? CQ बराबर होगा BC माइनस BQ। भाई पूरा BC निकाल लो और पूरा BC में से BQ को माइनस कर दो, तो ये CQ सॉल्व हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना चला है? BC क्या पता है आपको? हाँ बिल्कुल BC पता है, 28.5 √3। तो यहां पर लिखते हैं BC को, लिखते हैं BC माइनस BQ, CQ बराबर है, CQ कितना है? BC माइनस BQ। BC कितना है? तो BC यहां पर है 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस BQ कितना है? BQ है 28.5 डिवाइडेड बाई √3, 28.5 डिवाइडेड बाई √3। तो सॉल्व करते हैं 28.5, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, 28.5 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो √3 माइनस 1/√3 कितना हो जाएगा? 3 में से 1 है 2, अरे √3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से 1 है 2, 2/√3, 28.5 इंटू 2/√3, ठीक है। अब देखो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया? ये हो गया पूरा, ये कितना हो गया? ये 3 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, और तो 28.5 इंटू 2 इंटू √3, और ये नीचे डिवाइडेड बाई 3, ठीक, डिवाइडेड बाई 3, 3 बन जाए 3, और 3 व 27, 1 बचा, 3 बचे 15, कैंसिल हो गया, और कितना आएगा? 2 पंचे 10, ये देखो 2 यहाँ पर है, √3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, 2 में 18, 19, और ये √3। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया? 19 √3। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैलकुलेशन है बस, केवल यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका इतना भी आ गया तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। 19 √3, 19 √3 कैलकुलेशन है सिर्फ यहाँ पर, ठीक, कोई बहुत ही कठिन स्टेप नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये CQ सॉल्व हो गया 19 √3। CQ क्या है? X है, यानी X सॉल्व हो गया 19 √3, यानी ये जो बच्चा है जो बिल्डिंग की तरफ कितना चला था? 19 √3 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देख सकते हो आप यहाँ पर कुछ चीजें हमने जो है डायरेक्टली लिख दी है, जैसे DR की जगह BC लिख दिया है क्योंकि DR BC के बराबर है। फिर हमने PR की जगह BQ लिख दिया क्योंकि PR BQ के बराबर है, आप देख सकते हो इस तरह से।
जब आप इसको अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा देखिए इस वीडियो को, इसी क्वेश्चंस को, और दोबारा में आप समझ जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक, कोई कठिन स्टेप हमने यहाँ पर नहीं किया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। कैसे सॉल्व कर चुके हैं? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बिल्कुल आपको हमने एग्जाम्पल नंबर 4 जो है सॉल्व कराया था। एग्जाम्पल नंबर 4 जिसमें फ्लैग स्टाफ का हाइट निकालना था, फ्लैग वाला था, बिल्डिंग के ऊपर जो है फ्लैग को माउंट कर रखा था, उसमें जो है हाइट निकालनी थी। एक एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह बिल्कुल 7 जो है आपका क्वेश्चन वो एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह है। तो आप अटेम्प्ट करिएगा, आपसे हो जाएगा, ठीक। सरल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 फिर हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ स्टैचू 1.6 मीटर tall stand on a top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए सवाल में देखिए क्या बताया है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये कोई पेडेस्टल रखा हुआ है यहाँ पर। पेडेस्टल समझते हैं क्या होता है? जिसपे स्टैचू रखा जाता है। स्टैचू आपने देखा होगा ना, स्टैचू रखे होते हैं, किसी टेबल टाइप का रखा होता है, उस पर स्टैचू रखे होते हैं। तो यहाँ पे भी स्टैचू रखा हुआ है। छोटा हो गया स्टैचू, अब आ गया है। तो ये एक पेडेस्टल है जिसपे कि ये स्टैचू रखा गया है। आपसे पूछा, आपसे बोला ये है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट लीजिए, ग्राउंड से एक पॉइंट, जब इस स्टैचू के टॉप ऑफ द पॉइंट से अगर हमने ये कनेक्ट किया, लाइन ऑफ साइट बनाई, तो ये जो एंगल बन रहा था वो 45 डिग्री था। ये एंगल कितना था? From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. अच्छा 60 डिग्री एंगल बता रहा है। टॉप ऑफ द स्टैचू के लिए जो एंगल है वो 60 डिग्री बता रहा है, ठीक है। And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके लिए कितना होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल के लिए होगा 45 डिग्री, ठीक। ये पेडेस्टल का ये टॉप है ये, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से होगा ये कितना होगा? 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। स्टैचू की हाइट आपको रखिए 1.6 मीटर टाल। स्टैचू 1.6 मीटर टाल, ठीक है। ये जो स्टैचू है, इस स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। अब इस फिगर को हमने बनाया है, अब इस फिगर को हम टेक्निकली बना लेते हैं, सवाल जिस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। एक्चुअल में हमें फिगर इस तरह से नहीं बनाना है, टेक्निकली बनाना है फिगर को, ताकि हम सवाल को सॉल्व कर सकें। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी डी हमारा स्टैचू है, याद रखना। सी डी हमारा क्या है? स्टैचू है, इसकी हाइट 1.6 मीटर है। बी सी हमारा क्या है? बी सी है हमारा पेडेस्टल, और पेडेस्टल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो सी है हमारा, ठीक। पेडेस्टल का टॉप मोस्ट पॉइंट हमारा
सी है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो पेडेस्टल का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो 45 है। एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ द स्टैचू के लिए जो स्टैचू है वो CT है हमारा स्टैचू 1.6 मीटर जिसकी हाइट है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी इसका हाइट पूछा है ना, BC पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू का 60 डिग्री है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल का जो है 45 डिग्री है, और एक ही पॉइंट से दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ किए गए हैं, और स्टैचू का हाइट 1.6 मीटर है, पेडेस्टल का हाइट बताइए यानी BC बताइए। ठीक है, BC बताइए, BC को हम H कह लेते हैं, BC को हम क्या कह लेते हैं, H कह लेते हैं BC को, तो BC को हम H कह लेते हैं, और यही H आपको बताना है। BC को हम H कह लेते हैं, यही H आपको बताना है। बाकी ये पॉइंट A कहां से ले रहे हैं ये सवाल में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक, A पॉइंट कहां से ले रहे हैं, स्टैचू का हाइट रखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये चीज मेंशन इसमें नहीं की गई। चलिए सबसे पहले तो हम इसमें लगाते हैं ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हम क्या मेंशन करेंगे, ABD ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ABD ट्रायंगल अगर देखते हैं आप तो पूरा का पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, तो tan 60 लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, tan 60 लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। tan 60 क्या होगा, ABD ट्रायंगल में tan 60 होगा परपेंडिकुलर, तो सामने वाली साइड अगर ये पूरा का पूरा आप ले रहे हो 60 डिग्री, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर पूरी की पूरी होगी, बेस AB ये होगा, तो परपेंडिकुलर होगा BD, परपेंडिकुलर BD, और बेस होगा AB। BD कितनी है, BD है BC प्लस CD, BD है BC प्लस CD, और AB कितना है, तो AB जितना है उतना है, AB तो बेस है, उसमें तो कोई चेंज लाना नहीं। BC आप क्या करोगे, BC आपका H है, आपने माना है यही H निकालनी है। CD आपका 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर। AB आपको निकालना है। क्रॉस tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और ये है H प्लस 1.6, और ये AB। तो यहां से AB जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो AB क्या सॉल्व होकर आएगा, तो AB यहां से सॉल्व होकर आता है। AB कितना सॉल्व होकर आएगा, AB आएगा यहां से H प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB को उधर ले जाओ, √3 को नीचे ले आओ, तो AB इतना आ जाएगा सॉल्व होकर। ठीक, अब हम इन ट्रायंगल ABD में लगाए थे, ABC में लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इसमें देखो tan, इसमें क्या लगाएंगे, tan 45, क्योंकि ये एंगल जो है 45 दे रखा है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल की बात चल रही है। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और बेस क्या होगा AB। अब एक चीज यहां पर गौर करें, एक चीज ये कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अगर ये 1 हो गई तो BC अपॉन AB का रेशियो 1 हो गया, यानी AB क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB और BC बराबर हो गए। इससे क्या पता चला कि AB और BC बराबर है। AB BC बराबर यानी जो डिस्टेंस AB ये इतनी रहेगी उतनी ही डिस्टेंस BC होगी, यानी ये चीज और ये चीज सेम लेंथ की होंगी। ठीक, ओके, तो AB और BC आपकी कितनी है, AB और BC आपकी बराबर है। ठीक है, H क्या है, AB अगर BC बराबर है तो आप देखो यहां पर हमने क्या है, BC को हमने H माना है, BC को हमने H माना है, और अगर AB और BC बराबर है, H के बराबर है, सवाल तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि AB BC बराबर है, H के बराबर है, तो AB की जगह भी तो H रख सकते हैं। अगर AB की जगह आपने H रख दिया, अगर AB की जगह H रख दिया तो 1.6 और √3 आ गया, भाई H रख दिया हमने, मल्टीप्लाई करते हैं √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6, H यहाँ कॉमन ले लेंगे तो √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, यहां से H कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1.6, तो यहां से आ गया H की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ठीक, कितनी हो गई √3
√3 - 1, तो ये हमारी हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी आ जाएगी 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1। आप इसको चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू लिखेंगे 1.6 √3 - 1, रेशनलाइज कर देंगे √3 + 1 √3 + 1 से, ठीक। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, a - b और a + b का फॉर्मूला बन गया, तो 1.6 √3 + 1 और नीचे a² - b², a स्क्वायर करेंगे तो देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और b स्क्वायर अगर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 3 में से एक है 2, यहां से हम लिख सकते हैं आगे 1.6 √3 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो 0.8 √3 + 1, ये फाइनल डिवाइड करेंगे 1.6 को 2 से तो 0.8 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो हो जाएगी हाइट हो जाएगी, किसकी हाइट हो गई, ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल हो गई, ये वाली हाइट हो गई, ये पेडेस्टल की हाइट आंसर है, ये हमारा आंसर होगा। यही पूछा था h की वैल्यू आपसे, तो ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल होगी 0.8 इंटू √3 + 1। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, बहुत ही सिंपल चीज थी ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ यहाँ पर हम बार बार रेशनलाइजेशन इसलिए कर देते हैं क्योंकि आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लाना होता है, ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दें, मतलब रेशनलाइज कर देते हैं, जो भी यहाँ साइन होता है यहाँ पर साइन अपोजिट हो जाता है, ताकि a - b और a + b का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकें। a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b² और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में से 1 गए 2, और ऊपर 1.6 था ही, जब 1.6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा। 0.8 टाइम्स √3 + 1, √3 का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वहां पर पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, h का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50-meter height, find the height of the building. देखिए ये हमारा कोई एक ग्राउंड लेवल है, यहां पर टावर भी बना हुआ है, यहां पर बिल्डिंग भी बनी हुई है, ठीक। यहां पर टावर भी बना है, यहां पर बिल्डिंग बनी है, और बताया ये गया है क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर यानी फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ये है 30 डिग्री। ये ए बी जो है वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के, और सी डी ए बी, सी डी जो है हमारा टावर है, ठीक। ये है टावर, ये है बिल्डिंग, ठीक। बिल्डिंग के टॉप से, टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बताया है, ठीक। सबसे पहली बात तो ये चीज बता रखिए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर का जो हाइट है ये सी डी का 50 मीटर का हाइट दे रखे हैं टावर का, यानी ये जो हाइट है टावर का वो 50 मीटर दे रखे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको इस बिल्डिंग का हाइट बताना है, h बताना है, ठीक। यानी जो बिल्डिंग का हाइट होगा वो कितना होगा, बिल्डिंग का जो हाइट होगा वो कितना होगा, यही सवाल में ये चीज पूछी है, ये पॉइंट ये। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्डिंग का हाइट कितना होगा,
तो पहली चीज तो हम यहाँ पर कंसिडर ये करेंगे कि दे क्या रखा है सवाल में। सवाल में जो दे रखा है वो 50 मीटर दे रखा है। एक चीज 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल दे रखे हैं और हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रखा है। फिर से एक बार हम सवाल को आपको समझा दे रहे हैं ताकि सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। बताया, पूछा सवाल में बताया क्या है कि ए बी एक कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने लिख के रखा है। सी डी कोई एक टावर है, टावर भी हमने लिख के रखा है। बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। टावर की हाइट 50 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछा है। ठीक, बिल्डिंग का हाइट क्या होगा आपसे ये पूछा है। सबसे पहले हम ट्रायंगल बी सी डी को कंसीडर करेंगे। अब आप कहोगे हमसे क्या भी ट्रायंगल बी सी डी को काहे कंसीडर करें, ट्रायंगल बी सी डी को क्यों कंसीडर करें, ट्रायंगल ए बी सी को क्यों नहीं। तो ट्रायंगल ए बी सी को इसलिए नहीं क्योंकि ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल ए बी सी भी कंसीडर कर सकते हैं उसमें। चलो ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी करते हैं। चलो ट्रायंगल बी सी डी ना करके ट्रायंगल ए बी सी करते हैं। कोई भी ट्रायंगल आप कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बी सी डी ही करना है, ए बी सी भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी ट्रायंगल में देखिए क्या है। ए बी सी ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करोगे तो एंगल ये होगा 30 डिग्री। इस एंगल को ऑब्जर्व करोगे तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी कौन सी, ए बी होगी, बेस होगा आपका बी सी। ठीक है, tan 30 लगाते हैं। tan 30 कितना होगा, tan 30 होगा परपेंडिकुलर यानी ए बी, परपेंडिकुलर यानी ए बी, और बेस होगा आएगा बी सी। ए बी कितना है, ए बी बताइए। ए बी आपका एच है, ठीक, तो ए बी आपका एच है। बी सी कितना है, बी सी पता नहीं, तो बी सी जितना है उतना ही लिख देते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 एच अपॉन बी सी। ठीक, एच अपॉन बी सी। यहां से अगर आप बी सी लिखना चाहोगे तो बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, h√3, h√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बीसी कितना आ गया, h√3। फिर बीसी को मल्टीप्लाई किया, बीसी आ गया, h√3 आ गया। ठीक, अब तो ट्रायंगल बी सी डी में तो देख सकते हैं आप ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, अब हम बी सी डी ट्रायंगल में अगर हम एंगल tan लगाते हैं तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो बी सी डी ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे बी सी डी ट्रायंगल में, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इस एंगल को कंसीडर करोगे तो सामने वाला साइड हमने पहले बताया कि क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस होता है। तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर यानी tan 60 अगर आप देखोगे तो सामने वाला साइड है सी डी और बेस हो जाएगा बी सी। सी डी आपको पता है कितना है 50 मीटर, बेस आपको नहीं पता बी सी कितना है, लेकिन tan 60 का तो वैल्यू सबको पता है भाई, √3 है। ठीक है, 50/BC, तो BC यहां से कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 50/√3। ठीक है, BC उधर जाएंगे, √3 इधर, तो BC आपका कितना आ गया 50/√3। ठीक, BC आपको 50/√3 आ गया। ठीक, और आपसे क्या है h निकालना है आपको। आप इस इक्वेशन में देखो, जो पहली इक्वेशन ये वाली में BC का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 50√3, यहाँ BC का वैल्यू 50√3 यहाँ से निकालेंगे। ये जो BC का वैल्यू है यहाँ 50√3 यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, तो h का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। फिर चलिए रखते हैं BC की जगह हम रखते हैं 50√3, 50/√3, 50/√3, और ये कितना आ गया, ये बराबर है h√3 के बराबर। √3 इधर लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बराबर कितना हो जाएगा 3h के। अरे √3 × √3 कितना हो जाएगा, h3 हो जाएगा, 3h। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/3, ये h का वैल्यू हो जाएगा। ये आपका निकल गया 50/3, तो ये आ जाएगी आपकी हाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यही तो सवाल में पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सवाल में यही था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो h की वैल्यू h ही तो माना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग h माना, तो h की वैल्यू आ गई 50/3। इसको अगर आप चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, 3 × 3, अरे डिवाइड करेंगे 3 से ये 50 को, तो 3 × 3 2 बचा, 3 × 18 2 बचा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 50/3 को आप लिख सकते हो 16 से 2/3, 16 से 2/3। ठीक, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी 16 से 2/3, ये भी आंसर हो सकता है।
आप ये इसको भी कह सकते हो, इसको भी ठीक कर सकते हो, तो कोई भी आप इसी का ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर हमारा जो होगा ये होगा 16 से 2/3। ये हमारे बिल्डिंग का क्या होगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा। तो देखिए आपने कितना सिंपल सवाल है। सवाल इसमें सिंपल ही होते हैं, बस मैंने बार बार हम बता रहे हैं कि फिगर आपको ड्रा करना आना चाहिए। बस सवाल की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए और फिगर आपको ड्रा करना आना चाहिए। इवन आपके ये जो सवाल, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ये हायर क्लासेस में भी आपसे जो है पूछा जाता है। उस वहां भी चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का, तो वहां पर भी ये काम आएंगे। तो अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो चीजों को समझ के, तो आगे भी आपको ये काम आएगा। तो अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करते हैं। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. ग्राउंड लेवल बना लेते हैं। टू पोल है, इक्वल हाइट के हैं, खड़े हुए हैं आइदर साइड ऑफ द रोड। इसका मतलब रोड इतना चौड़ा है, ये रोड है 80 मीटर का रोड, चौड़ा रोड है। दो पोल खड़े हुए हैं, ये रोड है, ये पूरा रोड है, ये पूरा आप रोड मान सकते हो। 80 मीटर का चौड़ा रोड है और टू पोल है, इक्वल साइड के, इक्वल हाइट के, खड़े हुए हैं। 80 मीटर का ये चौड़ा रोड है, ठीक 80 मीटर का। आगे क्या बता रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, जैसे ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ये है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल्स है वो कितना है, 60 और 30 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमने ये ड्रा कर दिया, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक, आई होप ये चीजें तो समझ में आएगी होंगी कि ये रोड है। बाकी ये 80 मीटर का जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं ए बी पोल है, ये सी डी पोल है, ए सी के बीच के डिस्टेंस 80 मीटर है। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। पोल की हाइट निकालनी है। अब ये ए बी निकाल दो, चाहे सी जी निकाल दो, कोई भी निकाल दो, हाइट निकालनी है पोल की, क्योंकि दोनों तो पोल इक्वल लेंथ के हैं, तो आप एच निकाल दो, यही एच निकालनी है हमें हाइट। और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी पोल से इस पॉइंट की कहां से हमने ये चीज, कहां से, यानी 80 मीटर की रोड पर कहां से, ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस, सी पॉइंट से कितने डिस्टेंस है, ये निकालनी है। सवाल को फिर से हम एक बार अच्छे से समझाते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हमें बताया है कि ये ए सी एक 80 मीटर का चौड़ा रोड है। इस रोड के दोनों तरफ, दोनों किनारे पर पोल खड़े कर दिए गए हैं। एक ए बी पोल है, एक सी डी पोल है। ठीक, दोनों का हाइट सेम है। अगर 80 मीटर की चौड़ी रोड पर चाल एकदम बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर अगर हम लेते हैं इस पॉइंट को, और बी और सी डी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रा करते, तो इक्वल एंगल आता। इक्वल एंगल आता कि नहीं आता, इक्वल एंगल आता है, क्योंकि ये साइड इक्वल हो जाती, ये साइड इक्वल हो जाती, तो ये भी इक्वल हो जाती, तो इक्वल एंगल भी हो जाता। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है P, जो रोड के 80 मीटर रोड की चौड़ाई पर लिया गया है पॉइंट P, वो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं लिया गया, इधर और इधर इक्वल डिस्टेंस पर नहीं लिया गया, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट कर गया। तो आपसे पूछा है कि P पॉइंट A से कितने डिस्टेंस पर लिया गया, P पॉइंट C से कितने डिस्टेंस पर लिया गया, इस पोल की हाइट क्या रही, ये सारी चीजें आपसे पूछी। तो चलिए, इसमें एंगल है, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है आपको APB, और आपका एक है CPD। ठीक है, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि एक चीज हम यहां से मान लेते हैं कि P पॉइंट हमने A से X डिस्टेंस की दूरी पर लिया है। अगर हमने ये X मान लिया, AP को X मान लिया, तो क्या PC हम
पीसी हम 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, देखिए समझ, पूरा कितना है, पूरा पूरा 80 मीटर है, इसको हमने पूरा जो है ये पूरा कितना है 80 मीटर है, ठीक, इसको हमने x बता दिया, तो पूरे में से अगर x माइनस करोगे यानी 80 में से आप x माइनस करोगे तो इतना निकलेगा ना, तो वही तो 80 माइनस एक्स लिखा है, हमने ये x माना है, x दिया नहीं, हमने x माना है, हमने h माना है, h दिया नहीं है, h माना है, ठीक, तो हमने ये x मान लिया तो ये 80 माइनस एक्स रहेगा, पूरे में से ये माइनस करेंगे, ठीक, पूरा जो है, अब देखो इसको x को आप देखो ना, x माना है और ये कितना है 80 माइनस एक्स, तो अगर आप जोड़ोगे, अब जोड़ोगे तो x एक्स कैंसिल, देखो 80 तो निकल आ रहा है, तो जितना माना है उतना ही तो होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले ए पी बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी में, ए पी बी में लगाते हैं, ए पी बी में हम tan इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये होगा बेस, हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर में ही पूछा है हमसे, ये भी h हाइट होगी क्योंकि ये h है तो ये भी h ही होगी, पोल इक्वल लेंथ के हैं इसलिए h होगी, ठीक है, तो इन tan 30 लिखते हैं, tan 30 कितना है परपेंडिकुलर यानी AP और अपॉन बेस यानी AP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर AB कितना है, AB को आप h कह सकते हो और AP कितना है x कह सकते हो, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और h अपॉन x, तो यहां से x की वैल्यू आ गई √3h, इक्वेशन नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर किया हमने, ठीक है, x को 1 से तो x आ गया, √3 को s से √3h आ गया। इस ट्रायंगल को हम सॉल्व कर चुके हैं, अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल PCD या फिर CPD, आप जो भी कह लो, CPD, इन ट्रायंगल CPD में देखिए क्या है, CPD ट्रायंगल में क्या है, tan, अगर आप लोग tan 60 कंसीडर करोगे इस एंगल को, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी यानी CD परपेंडिकुलर होगी CD, और बेस क्या होगा PC या फिर CP, आप PC लिखो चाहे CP लिखो, बेस तो ही, CD कितनी होगी h होगी, भाई जितना हाइट है उतना तो उतना जितना हाइट इसका है उतना हाइट इतना है, दोनों का सेम हाइट है, और CP कितनी होगी, CP या PC कितनी होगी 80 माइनस एक्स, ये CP है, ये CP है, CP 80 माइनस एक्स माना था हमने, ठीक, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, h अपॉन 80 माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर आ जाएगा, यहां से h बराबर आ जाएगा √3 टाइम्स 80 माइनस एक्स, ठीक, ये आपका आ जाएगा यहां से √3 इंटू 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर आ गया √3 टाइम्स 80 माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप देखो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर की जा सकती है बिल्कुल, x भी निकालना है h भी निकालना है, दोनों निकालना है, तो x की जगह आप √3h रख सकते हो, यहां पर √3h रखा जा सकता है x की जगह, तो h सॉल्व हो जाएगा, ठीक, √3x रख सकते हो, x की जगह आप क्या रख सकते हो, x की जगह ये जो है x, ये वाला यहां पर आप पुट करोगे √3h, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये इधर लिखते हैं, h बराबर आ जाएगा √3 टाइम्स 80 माइनस √3h, x की जगह √3h, ठीक है, ये x की जगह √3h है, x की जगह √3h रख सकते हो, तो वही तो x की जगह √3h रखें, √3 को अंदर ले जाओ तो 80 √3 माइनस 3h हो जाएगा, ये h बराबर है √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, इधर h आएगा तो कितना आ जाएगा h प्लस 3h इजक्वल्स टू 80 √3, तो 3 प्लस 1 4h इजक्वल्स टू 80 √3, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 80 बटे
4 इंटू रूट 3, 4 दूनी 8 यानी 20 रूट 3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20 रूट 3। h की वैल्यू आते ही हमें क्या पता चला, हाइट ऑफ द पोल पता चला भाई। h की वैल्यू आते ही हाइट ऑफ द पोल पता चला। हाइट ऑफ द पोल कितनी होगी 20 रूट 3, ठीक, 20 रूट 3 मीटर, ये हमारी हाइट ऑफ द पोल होगी, ठीक। हाइट ऑफ द पोल सॉल्व हो गई। तो अगर हाइट ऑफ द पोल सॉल्व हो गई 20 रूट 3, तो 20 रूट 3 यहां पर रखो तो डिस्टेंस भी तो सॉल्व हो जाएगी। x की वैल्यू 20 रूट 3 यहां रखते हैं तो रूट 3 और यहां पर h की जगह क्या रखना है 20 रूट 3 रखना है। तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। रूट 3 रूट मतलब 3 आ जाएगा तो 20 इंटू 3, 20 से 60 मीटर, यानी x क्या सॉल्व हो गया है 60 मीटर। यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी x की वैल्यू 60 मीटर होगी। अब 80 में से अगर आप x माइनस करोगे यानी 60 माइनस करोगे, 80 में से आप 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी 20 मीटर, ये डिस्टेंस 60 मीटर, ये हाइट 20 अंडर रूट 3 मीटर। सारी चीजें तो यहाँ सॉल्व हो गई, सारी चीजें तो यहाँ सॉल्व हो गई, हाइट भी सॉल्व हो गई आपकी, आपका डिस्टेंस भी x से सॉल्व हो गया। यही चीज आपसे पूछा था। ये जो पी पॉइंट है वो ए से कितना डिस्टेंस पर होगा 60 मीटर पर, और आप देखो सॉल्व होके निकल रहा है। अगर ये 40 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, इधर से 40 होता है इधर से 40 होता है, तो एंगल बराबर हो जाता है। एंगल डिफरेंट इसीलिए हुआ है कि इधर से ये 60 मीटर के डिस्टेंस पे है और उधर से ये 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। जबकि हाइट ऑफ द पोल है 20 रूट 3, दोनों पोल की हाइट सेम है तो दोनों पोल की हाइट 20 रूट 3 होगी। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ सॉल्व यहां से। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और इसी के साथ जो है कुछ क्वेश्चंस अभी इस एक्सरसाइज 9.1 में बचे हुए हैं और हम इनको जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक तो हम यहीं पर रखते हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने हाथ से लगा नहीं सकते हो, आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो आप क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए चलते हैं।